राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। और इस राष्ट्रीय कैलेंडर यानी शक संवत पर जो आधारित है, इसके आधार पर वर्ष का हिंदी महीना के अनुसार वर्ष का पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है। और इस शक संवत की जो शुरुआत हुआ है 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है, यानी प्रथम शताब्दी में। कब शुरुआत हुई है? प्रथम शताब्दी में शुरुआत हुई है। और ये शक संवत की जो शुरुआत किया था वो किया था कनिष्क ने। कनिष्क जो कि कनिष्क एक कुषाण का प्रसिद्ध, कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर ये शासन करते थे। उसी के द्वारा ये शक संवत की शुरुआत करवाया गया था 78 ईस्वी में। और ये प्रथम शताब्दी या 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। इसी शक संवत के आधार पर भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है यानी राष्ट्रीय पंचांग है वो आधारित है। और इस राष्ट्रीय कैलेंडर यानी राष्ट्रीय पंचांग के आधार से हिंदू कैलेंडर भी इसको कहा जाता है। इसके आधार पर वर्ष का जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है और अंतिम महीना जो होता है वो फाल्गुन होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया इतना सा ये जो डिटेल, ये कुमार गौरव सर के द्वारा जो पढ़ाया गया है क्लास नोट्स यानी कि 7 फेरों वाली सीरीज जो है उसमें ये बताया गया है। हम आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं, जिसमें कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रथम शताब्दी में जम्मू कश्मीर के शासक थे कनिष्क, जो कुषाण वंश से संबंधित थे, इसी के द्वारा शक संवत की शुरुआत करवाया था, जिसके आधार पर कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में बताएंगे। और ये जो है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक निश्चित रूप से बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आएगा उस वहाँ पर हम लोग आते हैं कि प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक, जिसमें सितार के बारे में बात करें। सितार के जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें से सबसे प्रमुख कलाकार आता है नाम जिसका पंडित रविशंकर। उसके बाद आता है उस्ताद विलायत खां, उमाशंकर मिश्र, अन्नपूर्णा देवी, बुधादित्य मुखर्जी। ये सभी जो कलाकार हैं प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो वो सितार के हैं। उसी तरह सरोद की बात करें, सरोद के जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां है, अमजद अली खां है, संजीव तारानाथ है, बुद्धदेव दास गुप्ता हैं। ये सभी जो कलाकार हैं प्रमुख रूप से किस चीज़ के लिए फेमस है? तो सरोद के लिए फेमस है। बांसुरी के लिए जो फेमस है पन्नालाल घोष है, हरिप्रसाद चौरसिया है। हरिप्रसाद चौरसिया को निश्चित रूप से आप एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो बांसुरी से है। वैसे इसके अलावा पन्नालाल घोष को भी याद रखिए, राकेश चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, इन सभी कलाकारों का संबंध है किससे? बांसुरी से। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो प्रश्न आया हुआ सीधा प्रश्न दिया गया था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हम लोग क्या किए थे? बांसुरी। अगला है जाकिर हुसैन, पंडित जसराज, किशन महाराज, विक्रम घोष, स्वप्न चौधरी, अल्लाह रखा खान, निखिल घोष। इन सभी का जो संबंध है वो तबला से है। किससे? किस वाद्य यंत्र से है? तो वो तबला से है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें केलूचरण महापात्र, तोताराम शर्मा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इन सभी कलाकारों का प्रसिद्ध जो है फेमस है किस वाद्य यंत्र में है? वो है पखावाज में। शहनाई के जो प्रमुख कलाकार हैं वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, बागेश्वरी कमर है और दयाशंकर है। ये सभी कलाकार प्रमुख रूप से फेमस हैं किसके लिए? किस वाद्य यंत्र के लिए? तो ये है शहनाई के लिए। उसी तरह अगर हम लोग बात कर लें पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी और तरुण भट्टाचार्य, ये संतूर से संबंधित। अब है फिल्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, जिसमें भारत की पहली मुख्य फिल्म सत्यजीत रे द्वारा वर्ष 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। यानी भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो वो राजा हरिश्चंद्र थी, जिसको कि सत्यजीत रे के द्वारा बनाया गया था। और किस वर्ष? तो 1913 में। तो यहाँ से बढ़िया प्रश्न बनेगा, भारत की पहली मुख्य फिल्म का नाम क्या था? तो ये नाम था राजा हरिश्चंद्र। किनके द्वारा इसको निर्मित करवाया यानी बनवाया गया था, बनाया गया था? तो यह है सत्यजीत रे के द्वारा। किस वर्ष? तो 1913 में। भारत की पहली फिल्म बोलती फिल्म, भारत की पहली फिल्म बोलती फीचर फिल्म जो दादा साहेब फाल्के द्वारा
वर्ष 1931 में आलम आरा को बनाया गया था। ये जो भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म था, और ये कौन सा था, आलम आरा, जिसका कि किसने बनवाया था, तो दादा साहेब फाल्के द्वारा 1931 में ये बनाया गया था। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल ने 1904 में लिखा। यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत को किसके द्वारा लिखा गया, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और ये किस वर्ष लिखा गया है, 1904 में ये लिखा गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत के लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल, और किस वर्ष लिखा गया है, 1904 में। प्रश्न जो फिल्म से संबंधित था, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, वो था राजा हरिश्चंद्र। और इसको किसने बनवाया था, तो सत्यजीत रे के द्वारा इसको बनवाया गया था। और किस वर्ष, 1913 में। जबकि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सा है, तो ये आलम आरा, किस वर्ष, तो 1931 में। और इस निर्देशक कौन थे, तो वो दादा साहेब फाल्के थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो गीत है मोहम्मद इकबाल के द्वारा गीत लिखा गया है। और कब, तो 1904 में। अब है कुछ चित्रकला से संबंधित फैक्ट। उसमें सबसे पहले जो आएगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, इनको भारत का पहला आधुनिक चित्रकार माना जाता है। इनको यानी राजा रवि वर्मा को भारत का पहला आधुनिक चित्रकार माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला आधुनिक चित्रकार किसको माना जाता है, तो वह है राजा रवि वर्मा। और इनको आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहा जाता है किनको, तो वो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। इन्होंने अनेक चित्र बनाए, जिनमें त्रावणकोर की महारानी, त्रावणकोर के महाराजा बर्मिंघम और चंदोस के ड्यूक का स्वागत करते हुए इत्यादि, ये सभी जो चित्रकारी है किनके द्वारा बनाया गया था, तो राजा रवि वर्मा को बनाया गया था। इसलिए राजा रवि वर्मा भारत का पहला आधुनिक चित्रकार माना जाता है। साथ में आधुनिक भारतीय कला के जनक भी माने जाते हैं। अब है अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर, इनको भारत का सर्वकालिक महान चित्रकार माना जाता है। भारत का सर्वकालिक महान चित्रकार माना जाता है किसको, अवनींद्र नाथ टैगोर को। इन्होंने वर्ष 1905 में भारत माता का चित्र बनाया था। भारत माता का जो चित्र बनाया था वो अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। और किस वर्ष बनाया था, तो 1905 में भारत माता का चित्र अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। अब है अमृता शेरगिल और नंदलाल घोष का संबंध भी चित्रकला से। अमृता शेरगिल और नंदलाल घोष का भी संबंध किससे, वो चित्रकला से संबंधित है। अब कुछ प्रमुख लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य, जैसे ओडिशा है, ये ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो ये है घुमरा है, दलखाई है, गोतीपुआ है, मयूरभंज। और ये है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है। और ये शक संवत है जिसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है, जिसका प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह जो होता है वो फाल्गुन होता है। अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, शक संवत पर। और ये शक संवत की जो शुरुआत हुई है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में इसी को कह सकते हैं प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी में शक संवत की शुरुआत हुई है। और शक संवत की जो शुरुआत करवाया था वो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कनिष्क, ये जो कनिष्क है कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। और इसी कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी यानी प्रथम शताब्दी में शक संवत की शुरुआत करवाया गया। और इसी शक संवत के आधार पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, और ये भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है। इसको संविधान सभा के द्वारा जो अपनाया गया, ध्यान रखिएगा 1957 में संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया है। अब आगे है भारत का जो नव वर्ष होगा, भारतीय नव वर्ष, वो चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। चैत्र जो महीना होता है उसमें शुक्ल एकम जो होता है उस दिन से भारतीय नव वर्ष की शुरुआत होती है। अब है भारतीय नाटक अकादमी, भारतीय संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी की बात करें जिसकी स्थापना होती है 31 मई 1952 को। और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो रविंद्र भवन में है। रविंद्र भवन कहाँ पर है, नई दिल्ली।
यानी आप सीधा कह सकते हैं संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब होती है? 31 मई 1952। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के रविंद्र भवन में है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत के नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देना। इसका क्या उद्देश्य है? भारत के अंदर नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 31 मई 1952 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के रविंद्र भवन में इसकी स्थापना किया गया है। अब है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को। ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 5 अगस्त 1954 को। और इसका भी जो मुख्यालय वो रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है कला संस्कृति, विशेष रूप से चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स जैसी दृश्य कलाओं को बढ़ावा देना। ये उद्देश्य है ललित कला अकादमी का। अब है राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जिसकी स्थापना होती है फरवरी 1964 में, और इसका जो मुख्यालय पुणे में है, और पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का उद्देश्य भारतीय सिनेमा विरासत को प्राप्त करना और संरक्षित करना, इसका उद्देश्य है। अब है कुछ प्रमुख चित्रकारी और उससे संबंधित राज्य। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो प्रसिद्ध चित्रकारी है वो वारली है, जिसको पिंगुली और दूसरा है पिंगुली है। यानी वारली और पिंगुली चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो वो महाराष्ट्र से है। उसी तरह बात कर लेते हैं लेपाक्षी। लेपाक्षी और सवारा, लेपाक्षी और सवारा ये जो चित्रकारी है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। खवाना खाओ पावा, खवाना काओ पावा, फावा इसका संबंध है मणिपुर से। डोकरा कालीघाट, डोकरा और कालीघाट जो है ये चित्रकारी संबंध है कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल से। मधुबनी चित्रकारी प्रसिद्ध है कहाँ से? तो वो बिहार से। अब आगे है इकेबाना, एक जापानी कला। इकेबाना क्या है? एक जापानी कला है जो फूलों को सजाने से संबंधित है। इकेबाना है एक जापानी कला है, और इस जापानी कला इकेबाना में क्या होता है? तो फूलों को सजाने से संबंधित है। अब 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो यूएसए जो शिकागो है कहाँ पर? यूएसए यानी अमेरिका में है। यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अगर 1893 की हम लोग बात करते हैं तो इस 1893 के वर्ष में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे ये वकालत के सिलसिले में, वकालत के सिलसिले में वो गए थे पहली बार। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका गांधी जी। और इसी 1893 के वर्ष में एनी बेसेंट पहली बार भारत आई थी। एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। ये कब? 1893 के वर्ष में। अब हम लोग देख रहे हैं पैगोडा, जिसमें से कि आगे 7 पैगोडा जो कहाँ पर स्थित है? तो वही महाबलीपुरम के अंदर है। ये महाबलीपुरम किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर। यानी 7 पैगोडा जो स्थित है वो महाबलीपुरम के अंदर स्थित है, जो तमिलनाडु में है। ब्लैक पैगोडा, ये जो ब्लैक पैगोडा है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसी का अन्य नाम है ब्लैक पैगोडा। इसको ध्यान रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। और इसी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, जो उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। उसी तरह गोल्डन पैगोडा, गोल्डन पैगोडा कहाँ पर स्थित है? ये म्यांमार के अंदर स्थित है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार को किस देश के नाम से जानते हैं? तो वो स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा आप लोगों के लिए कि म्यांमार को किस और नाम से जाना जाता है? तो वह है स्वर्णिम पैगोडा, यानी उपनाम है। म्यांमार का उपनाम के नाम से जानते हैं क्या? तो वो है स्वर्णिम पैगोडा का देश। अब है कुछ प्रमुख महोत्सव जैसे मेला और त्यौहार आएगा, जिसमें राज्य है और दूसरी तरफ में त्यौहार है और मेला है। जैसे पोंगल है, ये पोंगल किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है? तो ये तमिलनाडु का प्रमुख फेस्टिवल है पोंगल। उसी तरह तमिलनाडु का अन्य फेस्टिवल में आएगा थाईपुसम त्यौहार, जल्लीकट्टू त्यौहार और कंथूरी और पुथंडू। ये सभी त्यौहार जो है प्रमुख रूप से किस राज्य का है? तो है तमिलनाडु का। तेलंगाना का जो प्रमुख त्यौहार है बोनालू है और बथुकम्मा है। बोनालू और बथुकम्मा जो प्रमुख फेस्टिवल है वो तेलंगाना राज्य का है।
अब आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख फेस्टिवल जिसमें से क्या आएगा, उगादी, फ्लेमिंगो, येल्लमा जतारा, फ्लेमिंगो और उगादी, ये प्रमुख फेस्टिवल है किस राज्य का, तो वो आंध्र प्रदेश का है। महाराष्ट्र का जो प्रमुख फेस्टिवल है वो है गुड़ी पड़वा, नारली पूर्णिमा, काला घोड़ा उत्सव, ये सभी जो प्रमुख फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र का है। गणगौर मरु महोत्सव, कोलायत महोत्सव, ये सभी महोत्सव जो है, गणगौर है, मरु महोत्सव है, कोलायत महोत्सव है, ये प्रमुख फेस्टिवल है किस राज्य का, तो ये है राजस्थान का। उसी तरह साम चकेवा, मधुश्रावणी, सोनपुर पशु मेला, ये किस राज्य का है, तो ये बिहार का है। उसी तरह कजली, कलिंजर, शाकंभरी, तान उत्सव, ये सभी जो प्रमुख फेस्टिवल है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख फेस्टिवल है। अब है मी दमा मी फी, देहिंग पटकाई, अली आई लिगोंग, ये फेस्टिवल है असम का प्रमुख फेस्टिवल है देहिंग पटकाई, और साथ ही साथ अली आई लिंगोंग और मी दम मीफा, ये है असम का प्रमुख फेस्टिवल। अब है खर्ची पूजा, होनागिरी, बिरजू केर पूजा, ये सभी किस राज्य का है, तो त्रिपुरा का है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, बाघ की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। वनों वाला भारत के अंदर में कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक वन पाया जाता है, वह मध्य प्रदेश। राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय के द्वारा कौन सी नृत्य किया जाता है, तो वह अग्नि नृत्य। सोनम लोसुंग सिक्किम के भूटिया जनजाति का नववर्ष महोत्सव है, यानी सोनम लोसुंग जो है फेस्टिवल मुख्य रूप से सिक्किम के भूटिया जनजाति के द्वारा नववर्ष महोत्सव है। स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना मंगलपल्लिम और बाल मुरली कृष्ण संगीतकार ने की थी। स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना किसने किया था, तो वो क्या था, मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण के द्वारा, जो संगीतकार भी थे, इसी के द्वारा किया गया था। स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंसिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना। इसी में हम लोग बात करें दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो वह है असमक, जिसकी राजधानी जो है पोटन है। असमक महाजनपद एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, और इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी है पोटन, और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया भारत के 16 महाजनपद और उसके राजधानी। अब है जोहान केपलर ने जो नियम दिया है, इन्होंने गति के 3 नियमों की अवधारणा दी है। जोहान केपलर के द्वारा गति के 3 नियमों की अवधारणा दी है, वो किसने दिया है, जोहान केपलर ने। अब है अर्नेस्ट हैकेल, और अर्नेस्ट हैकेल के बारे में बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम 1866 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो वो किया था वो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, कब, 1866 में। उसी तरह है आर्थर टेंसले, इन्होंने सर्वप्रथम 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आर्थर टेंसले, और किस वर्ष किया था, 1935 में। और है पेट्रोलॉजी जिसको कि चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। चट्टानों का जो अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी। एपिग्राफी जो है अभिलेखों का अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो एपिग्राफी। अब है कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, जैसे कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है पतंजलि। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि गौतम है। और उसी तरह से वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं महर्षि कनाद है। पूर्व सीमांश
दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी है। उत्तर सीमांश के जो प्रवर्तक हैं वो बादरायन है। अब है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ सिसिली इटली का स्ट्रोम्बोलिनी ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो वो सिसिली जो इटली का है, इसको स्ट्रोम्बोलिनी ज्वालामुखी को कहा जाता है। दौला सदिया पुल, दौला सदिया पुल जो इसी का अन्य नाम है भूपेन हजारिका पुल। दौला सदिया पुल जो है इसी का अन्य नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर बना है और ये किस राज्य में है? इसको भी ध्यान रखिएगा। ये राज्य की बात करेगा तो असम में है। दौला सदिया पुल किस राज्य में है? तो असम में है, जिसको कि अब भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं। और किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है? तो ये असम में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली जो सीरीज है, जिसका क्लास नोट्स के तौर पे रिवीजन क्लास के रूप में हम लोग पढ़ें, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो के अंदर कवर किए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच।